So right now we will try to understand the new topic of our discussion, and the name of topic is coordination chemistry. ठीक है? I hope everybody will keep silence in the class right now. Okay? Don't make any kinds of noise. So नया जो चैप्टर है हमारा उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ओके? इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? इससे पहले आपको पता है हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, और इस टॉपिक में हमको ऐसे केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है जिसमें बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट. ओके? जिसमें बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है कैसे फॉर्म होता है? जब एक एटम दो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म होता है. ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. What do you mean by coordination bond? The bond which is formed by donation of two electron by an atom, and वो जो दो इलेक्ट्रॉन उसने दिए वो दूसरा एटम क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ओके? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन. एक दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा, और दूसरा दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा. जो दो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की प्रक्रिया में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इस चैप्टर में हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. ठीक है? सो लेट मी मूव फॉरवर्ड. ओके, ठीक है. तो इस टॉपिक में हमको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, I mean, इतने टॉपिक पढ़ने हैं. ओके? जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसमें हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं. ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पढ़ना है? पहले हमको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन. ओके? इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ना है हमको वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आफ्टर दैट सेंट्रल मेटल आयन. उसके बाद पढ़ना है लिगेंड्स. क्या पढ़ना है? लिगेंड्स. आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद पढ़ना है हमको कोऑर्डिनेशन स्पेयर, नोमेनक्लेचर. आफ्टर दैट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद पढ़ना है स्टेरियो आइसोमर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर ऑफ कंपाउंड. और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ एप्लीकेशन भी हमको लास्ट में पढ़ने हैं. ठीक है? तो बगैर किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे. पहला है हमारा इंट्रोडक्शन. ओके? इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं. ओके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोस कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल आयन आर सराउंडेड बाय लिगैंड. ओके? सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा? चारों तरफ से लिगैंड से अगर सराउंडेड होगा तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके? द कंपाउंड इन विच central metal ion is surrounded by ligand, it's called as coordination compound. Let me explain through the one example. Okay? First of all just try to consider ये बीच में क्या है हमारा? central metal ion मतलब क्या है? metal. और इसको आजू बाजू में क्या हो गए? ligand हो गए. ओके? क्या हो गए? ligand. ओके? और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन compound. Okay? The compound which is formed by combination of central metal ion and ligand, it's called as coordination compound. एक एग्जांपल आपको दिया है यहां पर. आपको देखो क्या दिया है. एक है आपका कोबाल्ट जो है क्या है आपका? सेंट्रल मेटल आयन. जैसे ये इसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे यहां पर तो आप उसको इस तरह से आप इसको देख सकते हैं यहां पर. Erase all the links. ओके? तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? क्या नाम है उसका? कोबाल्ट. ओके? क्लियर है? और उस कोबाल्ट को कितने लिगैंड है? NH3 के कितने हैं? कितने यहां पर आप देख सकते हैं कितने हैं? 6. कितने हैं? 6. ओके? इधर भी आपका NH3 और इधर भी आपका
NH3। ओके, इस तरह से। और 3 क्लोरीन क्या है, बाहर है। ओके, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक इधर क्लोरीन, इधर से उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ, किसका है, कोबाल्ट ट्राइक्लोरो हेक्साअमाइन। ओके, ये एक प्रकार का क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम किसको कहते हैं, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें सेंट्रल मेटल आयन आजू बाजू से किससे सराउंडेड होता है, लिगैंड से, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें आप सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कोबाल्ट। ओके, लिगैंड क्या है, NH3। ओके, और ये जो क्या बताते हैं आपको, सेकेंडरी वैलेंसी, और ये क्या बताते हैं आपको, प्राइमरी वैलेंसी। ओके, वो हम आगे पढ़ने वाले। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या, द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड, इट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस थ्योरी में क्या किया है, दिस थ्योरी इज ट्राई टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 2 टाइप की वैलेंसी क्या कार्य करते हैं, कितनी, 2 टाइप की। एक क्या होती है आपकी प्राइमरी और दूसरी क्या होती है सेकेंडरी। जैसे हम इस एग्जांपल में समझेंगे, यहां पर कोबाल्ट ट्राइक्लोरो हेक्साअमाइन में, जैसे कि ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम। ओके, कोबाल्ट, उसको लिगैंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 क्या है, अरे क्या है, NH3। ओके, और एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, और एक क्लोरीन इधर है। ओके, अब ये जो आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिख रहा है, इस कोऑर्डिनेशन के स्पेयर में क्या है, NH3 है, और कितने हैं, 6 है। जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है वो क्या है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, क्या है, कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी। और जो कोऑर्डिनेशन के स्पेयर के बाहर है वो क्या है, हमारी प्राइमरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हम उसको आयोनाइज कर सकते हैं, उसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं दूसरे रिएक्टिव मेटल के साथ, उसको रिएक्ट करके, या किसी दूसरे एटम के साथ उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। बट ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, उसको हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आपको क्या बताते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको कितने टाइप की वैलेंसी है, 2 टाइप की। एक है आपकी प्राइमरी और एक है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है, आयोनाइजेबल है, मतलब हम उसको आयोनाइज कर सकते हैं, दूसरे मेटल के साथ उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सेंट्रल मेटल आयन, मैंने आपको बोला कि सेंट्रल मेटल आयन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होगा, जिसके आसपास क्या होगे, लिगैंड्स होगे, 4 या फिर 6, उसको आप कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। जैसे कि इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था हमने, एक एग्जांपल लिया था, उसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या था, कोबाल्ट, और उस कोबाल्ट को कितने लिगैंड अटैच थे, कितने थे, 6। तो जो बीच में है सेंट्रल मेटल आयन, मतलब जिससे लिगैंड अटैच है, जो क्या करता है, लिगैंड के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ओके, Fe ट्राई पॉजिटिव, और Fe ट्राई पॉजिटिव ने क्या है किए, Cn से इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्सेप्ट किए, और यहां पर 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार किए। ओके, तो सेंट्रल मेटल आयन मतलब क्या, इट इज द पोर्शन, इट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
इन विच इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? लिगैंड से। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के क्या होता है? अंदर होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और उसका काम क्या होता है? इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगैंड एंड मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, so this is all about the central metal ion. Now we will discuss about ligand. ligand मतलब ऐसी केमिकल स्पेसिस जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन क्या करती है? डोनेट करती है, उसको हम कहते हैं लिगैंड। जैसे फिर से हम एक एग्जांपल लेंगे, हमारे पास एग्जांपल क्या था? कोबाल्ट NH3/6 और Cl3, ये हमारा क्या था? मॉलिक्यूल था। अब इसके अंदर लिगैंड कौन सा है? कौन सा है? NH3। NH3 ने क्या किए? जो कोबाल्ट है ये क्या है? सेंट्रल मेटल आयन, इसको क्या किए? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ओके, और बॉन्ड कौन सा बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो लिगैंड मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको? सेंट्रल मेटल आयन को, उसको हम कहते हैं लिगैंड। अब ये क्या हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज स्पेसिस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, क्लियर है? सेंट्रल मेटल आयन मतलब क्या? जो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, और जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगैंड। ओके, क्लियर है? अब लिगैंड के भी इसमें अलग अलग टाइप है। अगर लिगैंड में अगर एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोडोनेट। मतलब इस NH3 लिगैंड में सिर्फ नाइट्रोजन ही क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोडोनेट लिगैंड। ओके, अगर किसी लिगैंड में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देता है तब उसको हम कहते हैं मोनोडोनेट लिगैंड। अगर किसी लिगैंड में दो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं तो उसको हम कहते हैं बाइडोनेट। अगर किसी एटम में दो से ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं पॉलीडोनेट लिगैंड। ओके, और एम्बीडोनेट लिगैंड मतलब ऐसा लिगैंड जिसमें दो टाइप के एटम जो है लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इसमें N2 में समटाइम इलेक्ट्रॉन में बी डोनेट बाय ऑक्सीजन और समटाइम इट इज डोनेट बाय नाइट्रोजन। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन दोनों एटम में से किसी एक एटम से डोनेट किया जाता है तब उसको हम कहते हैं एम्बीडोनेट लिगैंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिगैंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो सेंट्रल मेटल आयन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम कहते हैं लिगैंड। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसके बाद का टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहां पर डेफिनेशन दी है, देखो, द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। ओके, एक सेंट्रल मेटल एटम को कितने एटम क्या है? अटैच है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए आप CONH3/6, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम को कितने एटम डोनेट है? कितने लिगैंड अटैच है? कितने? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? फिर 6 होगा। ठीक है, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन। ओके, एक सेंट्रल मेटल आयन को कितने क्या अटैच है? लिगैंड या फिर एटम, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये हमारा कंपाउंड है कोबाल्ट हेक्सामाइन, तो कोबाल्ट क्या है? हमारा सेंट्रल मेटल आयन, उसको कितने लिगैंड अटैच है?
कितने हैं? 6 है ना। NH3 कितने हैं? 6 है। तो 6 नाइट्रोजन उसको अटैच है इसका मतलब, तो इसीलिए वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा फिर? 6। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब इस प्रकार का जो ब्रैकेट होगा उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन और क्या होता है? लिगैंड। ओके, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड। और लिगैंड मतलब क्या है? हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज क्या होती है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब क्या प्रकार का स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब ये क्या है आपकी कोऑर्डिनेशन स्पेयर? इसमें क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है आपका? सेंट्रल मेटल आयन। और NH3 क्या है आपका? लिगैंड। और जो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ओके, और जो होती है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब क्या है? इट इज द टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच सेंट्रल मेटल आयन एंड so this is all about the coordination sphere. After that we want to talk about the nomenclature. तो nomenclature लिखते समय हमको क्या करना है? कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल आपको कहता है नेम द कैटायन फर्स्ट देन एनायन। अगर किसी केमिकल कंपाउंड में कैटायन है तो उसका नाम आपको पहले लिखना है, और दूसरा किसका लिखना है? एनायन का। दूसरा रूल आपको क्या कहता है? नेम द लिगैंड बिफोर द मेटल। दूसरा रूल आपको क्या कहता है? नेम द लिगैंड बिफोर द मेटल। मेटल से पहले किसका नाम आना चाहिए? लिगैंड का। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। लास्ट में क्या बतानी चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल आयन एट द एंड ऑफ दैट। तो यहां पर आपको एक कंपाउंड का एग्जांपल दिया है। देखो यहां पर कहां से उन्होंने स्टार्ट किया है? पहले किसका नाम लिया है? हेक्सा अमाइन। मतलब पहले स्टार्ट किसका किया है? लिगैंड का। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। और ये क्या बताया रोमन नंबर में? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। और उसके बाद लिखा है क्लोराइड। ओके, तो क्या नाम है इसका? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है? सो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन राइट द नेम ऑफ पर्टिकुलर coordination compound. Okay, so this is all about the nomenclature. Now we want to talk about the isomerism. Isomerism क्या होता है पहले हमको ये समझना है। जब एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं होता है, तब उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? द कंडीशन इन विच molecule have same molecular formula but different structural formula, it's called as क्या कहते हैं उसको? आइसोमेरिज्म। तो उसी तरह से आइसोमेरिज्म जो है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके कितने टाइप है? आयोनाइजेशन आइसोमर, उसके बाद हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और लास्ट में है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, सो ये 3 टाइप के आइसोमेरिज्म हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। ठीक है, पहले आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। देखो आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है? अब ये कंपाउंड देखो पहले आप, यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर भी कोबाल्ट है, यहां पर कितना है? NH3 कितने हैं? 5 है, यहां पर भी कितने? 5 है। लेकिन यहां पर Br जो है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है और इसमें Br कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है। बट अगर दोनों का आपने देखा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। ओके, अगर इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? SO4। ओके, इसका अगर हमने आयोनाइजेशन किया तो क्या मिलेगा हमको? Br। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होती है और उसको हम क्या करते हैं? आयोनाइज करते हैं।
तो ये दोनों कंडीशन में आपको अलग अलग आयोनाइजेशन में प्रोडक्ट, पहले में क्या मिलेगा आपको SO4, दूसरे में क्या मिलेगा Br। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट एक में Br अंदर है, एक में Br बाहर है, एक में SO4 अंदर है, एक में SO4 बाहर है। ओके, तो ये था आपका, अगर आपने इसका आयोनाइजेशन किया तो आपको क्या मिलेगा SO4, और इसका किया तो Br, तो इसीलिए इसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ आयन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें हमको क्या मिलेगा SO4, इसमें क्या मिलेगा Br। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन आइसोमर। उसके बाद है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो आप, यहां पर जो हमारा ये क्रोमियम का जो कंपाउंड है, इसमें H2 की संख्या कितनी है 6, इसमें H2 की संख्या कितनी है 5, इसमें H2 की संख्या कितनी है 4। लेकिन अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें 6 है। ओके, इसमें कितनी है, यहाँ है 5 और यहाँ है 1, यहाँ पर कितने हैं 4 और यहाँ कितने हैं 2। ओके, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, द कंडीशन इन विच हाइड्रोजन, हमारे जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी होते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी होते हैं, तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। द कंडीशन इन विच सम ऑफ द लिगैंड विच इज बिलोंग्स टू वाटर, जो क्या हो गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी हो गए और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी हो गए, उसको हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। उसके बाद है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें भी क्या है देखो, अब यहां पर आपका जो लिगैंड है वो क्या है NH3, यहां पर भी क्या है NH3। ओके, अब यहां पर जो बॉन्डिंग है वो किससे है, नाइट्रोजन से, और इसमें बॉन्डिंग किससे है, ऑक्सीजन से। और दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड व्हेन लिगैंड इज एम्बीडोनेट। लिगैंड कैसा हो, एम्बीडोनेट, मतलब दोनों भी एटम उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तब ये आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखेगा। इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच two types of atom is there, they can donate the electron and due to that we will experience linkage isomerism। यहां पर किसने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने, और यहां पर किसने डोनेट किया, ऑक्सीजन ने, तो दैट्स व्हाई इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप और इसको कहते हैं नाइट्रिडो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। उसके बाद है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। उसके दो प्रकार है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपका कौन सा है, सिस एंड ट्रांस, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपके क्या हो गए, डी एंड एल। ओके, तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हो गए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होगी, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी, अदरवाइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए, और जब अगर वो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उनको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, when coordination compound having unpaired electron then it is considered as paramagnetic, and when it does not contain the unpaired electron then it is called as diamagnetic। okay, so it is all about the magnetic properties of coordination compound। उसके बाद है हमारा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कलर, जो हमारे ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कलरफुल है तो वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। व्हेन डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल देन दैट केमिकल सब्सटेंस इज
कलरफुल, अदरवाइज इट विल रिमेन कलरलेस। ओके, सो इस तरह से। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारे, वो मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। एक केमिकल है जिसका नाम है सिस्प्लैटिन, वो कैंसर की जो थेरेपी है उसमें उसको यूज किया जाता है। बायोलॉजी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रकार का कैसा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर हमको किसी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पर ईडीटीए यूज किया जाता है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। और मेटलर्जी में भी इसका यूज किया जाता है जब हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है माइन से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।